चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है डिमांड। हो गया बातचीत। देखो चैप्टर नंबर 3 डिमांड है ना। हम पढ़ लिए चैप्टर 1 2। चैप्टर 1 क्या था, किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़े थे हम लोग? क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, नोट्स ले लो, कैसे सॉल्व किया जाता है, और ठीक है। चैप्टर 2 में क्या किए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े, है ना। बेसिकली चैप्टर 1 और 2 जो था वो, उसमें हम जो भी टॉपिक्स पढ़े थे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंज्यूमर्स के बारे में थे। अभी चैप्टर 3 डिमांड, ठीक है। नॉर्मली तुम्हारा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले भी हम बात किए थे। चैप्टर 1 to 4 जो है वो 1 में तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी है, और बाकी 1 to 4 जो है वो कंज्यूमर्स के बारे में। चैप्टर 5 6 7 8 9, ये 5 6 7 8 ये जो चैप्टर्स है ये प्रोड्यूसर्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे वो मार्केट के बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार के लोग होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट, ठीक है। टोटल 3 होता है। मार्केट क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहां पर बायर एंड सेलर दोनों आपस में मिलते हैं और उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे सब्जी बाजार है, सब्जी बाजार में क्या होता है, सब वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं उसको। तो उसमें होता क्या है, वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स आते हैं अपना अपना सामान बेचने के लिए। हम बहुत सारे बायर्स वहां जाते हैं, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, हम उनको पैसा देते हैं, उसके बदले में वो लोग हमको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लास्ट चैप्टर जो है वो हमारे इस मार्केट के बारे में है। तो हम अभी चैप्टर नंबर 3 डिमांड पढ़ रहे हैं। डिमांड, व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होता है? अच्छा, पहले इसको शुरू करने से पहले चैप्टर 3 का चैप्टर 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आज तुम पहली बार भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तब भी सब कुछ समझ में आए, ठीक है। चैप्टर 1 2 पूरा अलग है, 3 4 पूरा अलग है, फिर चैप्टर 5 से लेकर आगे का टॉपिक फिर अलग है, ठीक है। तो चैप्टर 3 का पहले किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। आज से भी अच्छे से सुनोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बताओ डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड? तुम्हें जो पता है वो बता दो, हाँ बोलो। तो डिमांड हो जाता है, चलो ठीक है। और डिमांड क्या होता है? सुने हो आजकल मार्केट में इस चीज का बहुत डिमांड है, ये डिमांड होता क्या है? व्हाट इज डिमांड? डिजायर क्या होता है? वांट्स, ठीक है। तो जो वांट्स है या जो डिजायर है उसी को हम बोलेंगे डिमांड, ठीक है। और कुछ, और कोई डेफिनेशन किसी के मन में डिमांड क्या होता है? देखो डिमांड जो टर्म है ये बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंडर आता है बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स। जैसे सबसे पहला है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है अगर मुझे कोई चीज लेने का इच्छा है तो वो मेरा डिजायर है। मैं ले पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, वो सब अलग बात है। अगर मुझे किसी चीज को खरीदने का इच्छा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिजायर। मैं चाहता हूं ताजमहल खरीद लूं, ठीक है। मैं ताजमहल खरीदना चाहता हूँ, खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा, वो बिक्री में है नहीं है, सामने वाला मुझे बेचेगा नहीं बेचेगा, ये सब मैटर बात का है। मुझे इच्छा है ताजमहल खरीदने का, ये क्या है? मेरा डिजायर है। दिस इज माई डिजायर। डिजायर का मतलब होता है मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। जब मैं किसी चीज को खरीदने का इच्छा रखता हूं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अब डिजायर हमारा वांट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले डिजायर होता है, डिजायर फिर वांट में कन्वर्ट होता है। वांट क्या होता है? डेट डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई। मतलब मेरा एबिलिटी भी होना चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए। एबिलिटी एंड विलिंगनेस मतलब मैं ताजमहल खरीदना तो चाहता हूँ, क्या एबिलिटी है खरीदने का? क्या एबिलिटी है? नहीं है, मत देखो ऐसे, नहीं है एबिलिटी, ठीक है। या मान लो ताजमहल तो छोड़ो, मान लो मुझे 1 करोड़ का ही गाड़ी खरीदना है, ठीक है। अब
एबिलिटी का मतलब क्या, मेरे पॉकेट में उतना पैसा होना चाहिए उस गाड़ी को खरीदने के लिए। अगर मेरे पॉकेट में उतना पैसा है उस चीज को खरीदने के लिए तो वो मेरा एबिलिटी है, अगर नहीं है खरीदने के लिए तो वो एबिलिटी नहीं है। बात समझ में आया? तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स टू बाय। जिस चीज को तुम खरीदना चाहते हो वो खरीदने का तुम्हारे पास मीन्स है या नहीं है, उतना पैसा तुम्हारे पॉकेट में है या नहीं है। ठीक है, अगर पैसा है तो तुम, अच्छा बहुत लोगों को देखे हो जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन फिर भी वो लोग कोई कॉमोडिटी खरीदना चाहते हैं और नहीं खरीदते हैं, या उनको खरीदना ही नहीं है कोई कॉमोडिटी, उनका विलिंगनेस नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, एबिलिटी होता है विलिंगनेस नहीं होता है, बहुत बार विलिंगनेस होता है एबिलिटी नहीं होता। मुझे खरीदना है ताजमहल लेकिन एबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूं लेकिन मेरा उस गाड़ी खरीदने का मेरा इच्छा नहीं है। तो कभी कभार विलिंगनेस होता है एबिलिटी नहीं होता, कभी कभार एबिलिटी होता है विलिंगनेस नहीं होता। जब दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वांट। क्या ये दोनों चीज इनफ है? एबिलिटी होना और विलिंगनेस होना मतलब हो गया, डिमांड बोल देंगे हम उसको। चेक भी तो करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट बिक्री में है या नहीं है। अब ताजमहल मान लो 500 करोड़ का ताजमहल है और मेरा खरीदने का कहीं ना कहीं से एबिलिटी आ गया, ठीक है, क्या मैं खरीद लूंगा? क्या हम इसको डिमांड बोल देंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? एबिलिटी भी है विलिंगनेस भी है, मन भी है खरीदने का, पैसा भी है मेरे पास। क्या पैसा होना और एबिलिटी होना इनफ है? नहीं है, इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, वो सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कब खरीदूंगा ये भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो ऐसे और 2-3 कंडीशंस हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो अगर सिर्फ खरीदने का इच्छा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिजायर बोलेंगे। खरीदने का इच्छा है प्लस मेरे पास पैसा भी है, मेरा एबिलिटी भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वांट बोलेंगे। इसमें 2 कंडीशन को और ऐड कर देते हैं। एक तो उसका प्राइस डिसाइडेड है, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू अ प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस कब डिसाइड होता है, जब वो बिक्री पर होता है। आज ताजमहल का प्राइस डिसाइडेड है क्या? नहीं है, क्योंकि वो बिक्री पर नहीं है। ठीक है, अगर वो बिक्री के लिए होता तो उसका प्राइस कोटेड होता, उसमें एमआरपी या जो भी प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है ना। तो अगर वो प्रोडक्ट बिक्री के लिए नहीं है तो उसका प्राइस भी डिसाइडेड नहीं है। तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। इसका मतलब ही है कि प्रोडक्ट एक फिक्स प्राइस पर बिकने को तैयार है, मतलब सामने वाला आदमी उसको बेचने के लिए तैयार है, मतलब वो बिक्री के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन हो गया प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फिक्स होना चाहिए। और चौथा कंडीशन, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे गाड़ी खरीदना है, गाड़ी का प्राइस है मान लो 50 लाख रुपए, मुझे गाड़ी खरीदना है। गाड़ी शोरूम पर बिक्री के लिए है, उस पर प्राइस लगा हुआ है 50 लाख रुपए, मेरे पॉकेट में 50 लाख भी है, मुझे खरीदने का इच्छा भी है। मैं तुम्हें बोला कि मैं अगले महीने गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तुम अगले महीने मुझसे पूछे सर गाड़ी खरीद लिए, मैं बोला नहीं और 1-2 महीना बाद खरीदेंगे। फिर तुम 1-2 महीना बाद पूछे सर खरीद लिए, मैं बोला नहीं दिसंबर में खरीदेंगे। तुम बोले दिसंबर में सर खरीद लिए, मैं बोला नहीं तुम्हारा एग्जाम हो जाता है उसके बाद खरीदेंगे, घूमेंगे। फिर एग्जाम के बाद पूछे आप खरीद लिए, बोला रिजल्ट आ जाने दो फिर खरीदेंगे। ये इसका मतलब क्या है? क्या हम इसको डिमांड बोलेंगे? नहीं, ये डिमांड नहीं है। तुम इसको अननेसेसरी डेफर कर रहे हो। तुम्हारा डिमांड के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए। तुम 3 महीने के अंदर खरीदने वाले हो, मैं अगर तुम्हें स्पेसिफाई कर दूं कि मैं 1 महीने के अंदर खरीदने वाला हूं, अब ये डिमांड में कन्वर्ट हो गया। जब एक पीरियड ऑफ टाइम फिक्स हो गया तब वो डिमांड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डिमांड होने के लिए 4 एसेंशियल कंडीशंस लगते हैं। पहला तो विलिंगनेस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, खरीदने का इच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस। दूसरा एबिलिटी होना चाहिए, पॉकेट में पैसा होना चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। और चौथा पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होना चाहिए कि तुम कब खरीदना चाहते हो। हम बस खरीदना चाहते हैं इसका मतलब डिमांड नहीं होता। पैसा है, खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइडेड है, हम इसे डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड ये कब बनेगा, जब मैं बोलूं कि मैं इसे दिसंबर महीने में खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं इसे मार्च में खरीदना चाहता हूं, या मैं 6 महीने के अंदर खरीदना चाहता हूं, या मैं 3 महीने के अंदर खरीदना चाहता हूं। मुझे पीरियड ऑफ टाइम बताना पड़ेगा कि मैं कब खरीदना चाहता हूं, कल खरीदना चाहता हूं, आज खरीदना चाहता हूं, 6 महीने बाद खरीदना चाहता हूं, 5 साल के बाद खरीदना चाहता हूं। अगर मैं पीरियड स्पेसिफाई कर दूं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिमांड। क्लियर है बात? ठीक है, आओ पढ़ते हैं चारों कंडीशन को। डिजायर मीन्स कॉमोडिटी का प्राइस कोटेड होना चाहिए, एक रेफरेंस प्राइस होना चाहिए। मतलब जैसे गाड़ी है 50 लाख, आज गाड़ी का प्राइस 50 लाख है, मैं 6 महीने बाद खरीदना चाहता हूं, लेकिन क्या 6 महीने बाद भी 50 लाख होगा? फिक्स तो नहीं है ना वो, लेकिन उसका एक प्राइस डिसाइडेड है।
50 लाख एज ऑन डेट आज का उसका प्राइस है, ठीक है, एक रेफरेंस है प्राइस का, तभी तो मैं खरीद पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मेरा एबिलिटी पता चलेगा। वरना एबिलिटी, गाड़ी है उसका प्राइस ही कोटेड नहीं है तो मेरा एबिलिटी कैसे पता चलेगा। आज तुम बोले ताजमहल खरीदने का एबिलिटी नहीं है, कल ताजमहल लिस्ट हो जाए 1000 रुपए में, तो एबिलिटी आ गया खरीदने का। तो प्राइस डिसाइडेड जब तक नहीं है तब तक तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि एबिलिटी है या नहीं है। तो प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड करना जरूरी है। और प्राइस कब डिसाइड होता है, जब वो अवेलेबल होता है सेल के लिए मार्केट में। अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है सेल के लिए तो उसका क्या प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड ही नहीं हो सकता, है ना। तो 4 एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो विलिंगनेस, दूसरा एबिलिटी, तीसरा प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए और चौथा पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होना चाहिए। जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं डिमांड। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना डिमांड होगा या नहीं। तुम्हारे पॉकेट में 50,000 रुपीज है, तुम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गए एसी खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन दुकानदार एसी का प्राइस फिक्स था 25,000 रुपए, ठीक है, तुम्हारे पॉकेट में कितना था 50,000 रुपए, दुकान वाले का एसी का प्राइस कितना था 25,000 रुपए, तुम दुकान में गए खरीदने के लिए, क्या ये डिमांड होगा या नहीं होगा। क्या इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। प्रोडक्ट का प्राइस 25,000 डिसाइडेड है, तुम्हारे पॉकेट में पैसा है 50,000, तुम्हारा विलिंगनेस है तभी तो दुकान पर गए हो, और तुम्हें आज ही खरीदना है बोल के तो दुकान में गए हो, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसे हम डिमांड बोलते। बात समझ में आया। अब तुम खरीदो या ना खरीदो, अब समझो बात को, तुम आज खरीद कर लाओ या खरीद कर ना लाओ, अगर प्रोडक्ट मान लो शॉर्टेज हो गया, नहीं मिला तुम्हें, तब भी हम इसे डिमांड बोलेंगे। मतलब प्रोडक्ट का खरीदना जरूरी नहीं है, ध्यान देना, प्रोडक्ट का खरीदना जरूरी नहीं है कि तुम आज ही खरीदो, खरीद के लाओ तभी डिमांड होगा, ऐसा नहीं है। 4 कंडीशन बोला गया है, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस डिसाइड होना चाहिए और टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। उसमें तुम खरीदो या ना खरीदो, लेकिन उसको हम डिमांड बोलेंगे। बात समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एक ठेला वाला है, ये एसी बेच रहा है, ठीक है, इसके ठेले में 5 एसी है, रईस ठेला वाला एसी बेच रहा है, ठीक है, 5 एसी है इसका ठेला में, लेकर आया सुबह सुबह ठेला में एसी लेकर आया। अब 10 लोग आ गए लाइन लगाकर एसी खरीदने के लिए, ये चिल्ला रहा है 25,000 रुपए एक एसी, 25,000 रुपए रेट रख दिया, ठीक है, 10 लोग आ गए लाइन लगाकर खरीदने के लिए। बताओ डिमांड कितने यूनिट का है, सोच समझ के बताना, डिमांड कितने यूनिट का है। 10 लोग आए हैं एक एक यूनिट खरीदने के लिए, इसके पास 5 है, प्राइस डिसाइडेड है, सबके पॉकेट में पैसा है। अब बताओ डिमांड कितने यूनिट का होगा। 2 ऑप्शन है, 5 यूनिट या 10 यूनिट। क्यों 10 यूनिट, क्योंकि 10 लोग खरीदने आए हैं, वो 10 जो लोग हैं वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब खरीद कितने पाएंगे, 5 ही खरीद पाएंगे, लेकिन फिर भी डिमांड कितने का बोला जाएगा, 10 यूनिट्स का डिमांड बोला जाएगा। बात समझ में आया। तो एक्चुअल में तुम खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो, तुम्हें प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला, उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, बाकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या क्या 4 कंडीशन, विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। क्या ये 10 लोग चारों कंडीशन सेटिस्फाई किए थे, यस, सभी के पॉकेट में पैसा था, सभी लोग खरीदने आए थे, मतलब विलिंगनेस था उनका, प्रोडक्ट का प्राइस 25,000 डिसाइडेड था, और लास्ट वाला पीरियड ऑफ टाइम, आज खरीदना था बोलकर आकर लाइन में लगे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो कितना यूनिट का डिमांड हुआ यहाँ पर, 10 यूनिट्स का डिमांड हुआ। क्लियर है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं फटाफट से। डिजायर क्या होता है, मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। वांट क्या होता है, जब डिजायर के साथ एक एक्स्ट्रा चीज एबिलिटी टू परचेज ऐड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वांट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वांट बोलते हैं। जब सिर्फ विलिंगनेस होता है तब डिजायर, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी उसे क्या बोलते हैं, वांट, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी प्लस प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्लस पीरियड ऑफ टाइम, चारों जब हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा कंडीशन है, डिमांड इज ऑल, बोलो। पहला, सबसे पहला होता है डिजायर। डिजायर का मतलब विलिंगनेस टू परचेज, जब तुम्हारा किसी कमोडिटी को खरीदने का इच्छा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजायर। जब खरीदने का इच्छा है प्लस तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब हम उसे क्या बोलते हैं, वांट।
और उसके साथ जब दो और कंडीशन ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होगा और पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होगा, जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, डिमांड। ठीक है। अच्छा, किसी चीज का अगर डिमांड है तो इसका मतलब क्या, डिजायर और वांट दोनों है, ऑब्वियसली, वरना तो वांट हो ही नहीं सकता। मतलब डिमांड में चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब वांट भी है और डिजायर भी है। ठीक है, चलो पढ़ो फटाफट। विथ रेफरेंस टू प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विथ रेफरेंस टू इट्स प्राइस। विद द चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड मे आल्सो चेंज, देयरफॉर डिमांड इज मीनिंगलेस विदाउट रेफरेंस टू प्राइस। और आखिरी वाला, पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होना चाहिए। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। कब खरीदना है, आज खरीदना है, कल खरीदना है, परसों खरीदना है, 6 महीने में खरीदना है, 5 साल में खरीदना है, 50 साल में खरीदना है, टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। अब टाइम कितना होगा इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। तुम 50 साल बाद गाड़ी खरीदो, कोई मतलब नहीं है, तुम टाइम स्पेसिफाई करो कि मैं 50 साल बाद 50 साल में खरीदने वाला, इसका मतलब उसका डिमांड। ठीक है, टाइम पीरियड चेंज होने से नहीं, टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। हम्म, लेकिन हम बोलेंगे 50 साल बाद फिर 60 बोलेंगे तो और 10 साल बाद। नहीं नहीं ऐसे नहीं। आज आज तुम क्या बोल रहे हो, हम आज डिसाइड कर रहे हैं डिमांड होगा या नहीं होगा। आज तुम क्या, आज तुम पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई किए या नहीं किए, आज तुम स्पेसिफाई कर दिए तो आज वो डिमांड है। बात समझ में आया। जब तुम पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई नहीं करोगे तो उसको डिमांड हम लोग नहीं बोले। ठीक है, अगर तुम 60 साल बोलो, तुम 100 साल बोलो, कोई मतलब नहीं है, तुम पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करो। पीरियड ऑफ टाइम अगर स्पेसिफाइड है मतलब वो डिमांड है। ठीक है, देखो डेफिनेशन। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। पहला कंडीशन विलिंग, सेकंड कंडीशन एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, तीसरा कंडीशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, चौथा कंडीशन। चारों कंडीशन डेफिनेशन में लिखा हुआ है, चारों कंडीशन सब सेटिस्फाई होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, डिमांड बोले। ठीक है। अब डिमांड दो वैरायटी का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड होता है और एक मार्केट डिमांड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्सन का डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने लोग हैं सभी के डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। अभी अगर एग्जांपल दूं मैं, अगर तुम सब 10 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी खरीदना चाहते हो, कोई भी कॉमोडिटी, मान लो पेन है, 10 यूनिट ऑफ पेन खरीदना चाहते हो, तो इस क्लासरूम का डिमांड कितना होगा, जितने बच्चे बैठे हैं इंटू 10 कर देंगे, टोटल डिमांड निकल जाएगा। वैसे ही मार्केट डिमांड होता है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मार्केट में कितने लोग हैं, जितने लोग हैं और हर आदमी जितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है, उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड किसे बोलेंगे, किसी एक पर्सन के डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। एक आदमी कितना खरीदना चाहता है, 10 यूनिट खरीदना चाहता है, 5 यूनिट खरीदना चाहता है, 3 यूनिट खरीदना चाहता है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। इंडिविजुअल डिमांड पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, हर इंसान का अलग अलग होगा, कोई 2 यूनिट खरीदेगा, कोई 10 यूनिट खरीदेगा, कोई 20 खरीदेगा, कोई 5 खरीदेगा, सबका अलग अलग होगा। मार्केट डिमांड में हम सभी के डिमांड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। क्लियर है बात। ठीक है, सिंपल था, दो चीजें, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। वही चार कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर जितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड किसको बोलते हैं, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, जितने कंज्यूमर हैं सब लोग मिलकर जितना खरीदना चाहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। बात समझ में आया। मान लो एक मार्केट में 1000 लोग हैं, हर कोई 3 यूनिट खरीदना चाहता है तो मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा, 3000 यूनिट। सिंपल था बात। इंडिविजुअल डिमांड कितना होगा, 3 यूनिट। एक आदमी 3 यूनिट खरीदना चाहता है तो इंडिविजुअल डिमांड कितना होगा, 3 यूनिट। हर इंसान का क्वांटिटी डिफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का।
ठीक है, हम इसके अंदर 8 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, 5 + 3 टोटल 8 पॉइंट हम लोग यहां पर पढ़े। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वो डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपए, दिन में 50 यूनिट बिक्री होता है। अगर आइसक्रीम का प्राइस इंक्रीज हो जाए, 10 रुपए से इंक्रीज होकर मान लो 20 रुपए हो जाए, तो उसका सेल्स क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियसली किसी भी कॉमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसका सेल्स जो होता है वो क्वांटिटी क्या होता है? कम हो जाता है। अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो उसका जो सेल्स है वो मान लो आइसक्रीम में डिस्काउंट लग गया 30% का, 10 वाला आइसक्रीम अब 7 रुपीज में मिल रहा है, तो अब ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा, है ना। तो ये जैसे एक प्राइस एक फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टोटल 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो वही प्राइस है जो हम पढ़ेंगे, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, प्राइस के साथ क्या होगा डिमांड, तुम खुद बताओ। मान लो हमको प्राइस एंड क्वांटिटी, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो डायग्राम कौन से शेप का होता है? सोचो सोचो सोचो, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वेरी गुड, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। हम बात किए थे अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग में डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन होता है तुम्हारा एमओसी, एमआरटी और स्लोप के अकॉर्डिंग, है ना। एमओसी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग तो उसका शेप डिपेंड करता है कि वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या अपवर्ड स्लोपिंग होगा वो पता चलता है रिलेशनशिप से, इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो डायग्राम कौन से शेप का होगा कि मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम होगा। अब वो कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो देखेंगे क्या होगा बाद में। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये फिक्स है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को। in most it is the most important factor affecting demand for a given commodity. Generally there exists a inverse relationship between price and quantity demand. एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा बात है। अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और अगर क्वांटिटी अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल सा बात। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होता है सब्स्टिट्यूट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, समझते हैं। कोई एग्जांपल दिया यहाँ पर? पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स, दो गुड्स सब्स्टिट्यूट तब माना जाता है जब एक के बदले में दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, अगर तुम चाय पी लिए तो तुम्हें कॉफी पीने का मन नहीं करेगा, कॉफी पी लिए तो चाय पीने का मन नहीं करेगा, है ना। तो टी एंड कॉफी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट है, एक के बदले में दूसरा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसा और कोई कॉमोडिटी का एग्जांपल दे सकते हो जो एक के बदले में दूसरे को हम इस्तेमाल कर लें? या एक पेन एंड पेंसिल, पेन अगर तुम्हें कुछ लिखना है, पेन है तो ठीक है लिख लिए, पेन नहीं है पेंसिल है तो पेंसिल से काम चल जाएगा। पेंसिल मिल गया तो पेन की जरूरत नहीं है, पेन मिल गया तो पेंसिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेन एंड पेंसिल। पानी और कोल्ड ड्रिंक सब्सटीट्यूट, चलो मान लेते हैं अगर बहुत तेज से प्यास लगा है तुम्हें तो पानी मिल जाए या कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, हालांकि नहीं है सब्सटीट्यूट, लेकिन मान लेते हैं कि एक के बदले में दूसरे से काम तुम्हारा हो जाए। एसी एंड फैन, वेरी गुड।
इससे बढ़िया एसी एंड कूलर मान, स्पिरिट एसी एंड विंडो एसी दोनों का काम क्या है? ठंड करना, ठीक है। तो स्पिरिट एसी विंडो एसी मान लेते हैं, ठीक है। मैंगो एप्पल, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली भूख लगा है, कुछ खाना है, एप्पल मिल जाए या मैंगो मिल जाए, बात बराबर है, ठीक है। अगर हम टेस्ट की बात ना करें तो कुछ खाना है, भूख लगा, एप्पल मिले या मैंगो मिले, बात बराबर है, खा लोगे, काम खत्म। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स वो कॉमोडिटीज होता है जो कि एक के बदले में दूसरा इस्तेमाल होता है। अगर एक मिल गया तो दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरा मिल गया तो पहले की जरूरत नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी। अब तुम बताना मुझे, रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये एक चाय वाला है, ये टी भी बनाता है, कॉफी भी बनाता है, ध्यान देना, ठीक है। टी का प्राइस है 10 रुपए, कॉफी का प्राइस है 10 रुपए। इसका नाम देते थे सीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला तो डूब गया, इससे बेटर है अब एग्जांपल लेते हैं सीए चाय वाला, ठीक है। मान लो चाय का प्राइस है 10 रुपए और कॉफी, हाँ कुछ भी ले लो, चाय का प्राइस है 10 रुपए, कॉफी का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। मैं टी के बारे में स्टडी कर रहा हूं, मेरे लिए मेन कॉमोडिटी अभी क्या है? टी। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाए, अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्वांटिटी भी लिख लेते हैं, दिन भर में ये कितना बेचता है, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले एग्जैक्टली। मान लो दिन भर में टी 1000 कप बेच लेता है ये, और कॉफी का 500 यूनिट्स बेच लेता है, ठीक है। तो इसको क्या लगा कि इसका चाय बहुत फेमस है, ठीक है, इसको लगा कि चाय मेरा बहुत फेमस है, दिन का 1000 यूनिट बेच रहा हूं, एक काम करते हैं चाय का प्राइस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये होशियारी करके क्या किया, चाय का प्राइस को 10 रुपए से 15 रुपए कर दिया। अब लोग क्या करेंगे? बहुत सारे लोग देखे कि चाय का प्राइस 15 हो गया 10 से, कॉफी का प्राइस कितना है? वही 10 है। तो चाय और कॉफी तो आपस में वो लोग सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं। तो वो लोग क्या किए, बहुत सारे लोग अभी भी चाय पियेंगे, जिनको चाय पीना है वो चाय पिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो टी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, किसमें? कॉफी में। तो ये 1000 में से 800 लोग शिफ्ट हो गए कहां? कॉफी का डिमांड कितना हो गया? 1300 यूनिट। कॉफी का डिमांड कितना हो गया? 1300 यूनिट। टी का डिमांड कितना बचा? 200 यूनिट। अब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी का डिमांड कम हो गया, यहां तक तो बात ठीक था। कॉफी का क्यों फायदा हुआ? क्या कॉफी का डिमांड बढ़ा है? कॉफी का तो बढ़ा है ना, 1300 हो गया ना, कॉफी का तो डिमांड बढ़ा है। पहले 500 था, अभी 800 ऐड हो गया, टोटल 1300 हो गया। कॉफी का प्राइस क्या कम हुआ था? फिर भी इसको फायदा हो गया। इसको फायदा क्यों हुआ? बिकॉज टी का प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तभी तो टी में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसका इंपैक्ट कॉफी में पड़ रहा है, कॉफी में कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसका इंपैक्ट टी में पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड किसका बढ़ा? कॉफी का बढ़ा, ठीक है। अगर टी का प्राइस डिक्रीज होता तो, मान लो, चलो डिक्रीज करके देख लेते हैं। ये सोचा टी में डिस्काउंट देते हैं, टी का प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए कर दिया, तो डिमांड 1000 यूनिट से क्या होगा? क्यों बढ़ जाएगा डिमांड? सस्ता किसके मुकाबले कम हो गया? कॉफी के मुकाबले। तो जो 500 लोग पहले कॉफी पीते थे, उसमें से बहुत सारे लोग कॉफी को छोड़कर किधर आ जाएंगे? टी में आ जाएंगे। तो इसमें से ये 500 में से 200-250 लोग किधर आ गए? इधर। तो कॉफी का नुकसान क्यों हुआ? कॉफी का प्राइस तो वही 10 का 10 था, फिर भी उसको नुकसान हो गया, क्यों? क्योंकि चेंजेस किस में आया? टी में चेंजेस आया। तो इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम बोलते हैं रिलेटेड कॉमोडिटी, ठीक है। रिलेटेड कॉमोडिटी मतलब जब एक में कोई चेंज होता है उसका इंपैक्ट दूसरे पर पड़ता है, और दूसरे में कोई चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट पहले पर पड़ता है। इसमें दो वैरायटी आता है, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पढ़े नहीं है, अभी फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूट में कौन सा रिलेशन है? अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज होता है, तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर प्राइस ऑफ टी डिक्रीज होता है तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा?
डिक्रीज। कौन सा रिलेशन निकल कर आया? डायरेक्ट रिलेशन। बात समझ में आया? डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ निकला है? हम क्या चेक किए हैं? एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड। ठीक है, एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड। अगर सेम कॉमोडिटी का प्राइस एंड डिमांड देखोगे तो इनवर्स रिलेशन निकलेगा। देख लो, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी का क्वांटिटी कम हुआ था। ठीक है, तो रिलेटेड कॉमोडिटी के केस में हमेशा हम लोग क्रॉस रिलेशन देखते हैं। क्रॉस रिलेशन मतलब एक का प्राइस देखेंगे तो दूसरे का डिमांड देखेंगे, एक का डिमांड देख रहे हैं तो दूसरे का प्राइस देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, रिलेटेड कॉमोडिटी के केस में वी ऑलवेज चेक क्रॉस रिलेशन। हम हमेशा क्रॉस रिलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, हम क्रॉस रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक का प्राइस तो दूसरे का डिमांड, एक का डिमांड तो दूसरे का प्राइस। ठीक है, अब मुझे बताना सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, यहां पर मैं समरी में लिख रहा हूं, अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है, एरो मार्क से समझ में आ रहा है, पी छोटा टी, इसका मतलब प्राइस ऑफ टी। ठीक है, या चलो बड़ा करके लिख लेते हैं, बेकार कंफ्यूजन होगा। प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज होता है तो इसके वजह से डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, अगर प्राइस ऑफ टी डिक्रीज होता है तो इसके वजह से डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? डिक्रीज। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another for satisfaction of particular want। तुम्हें चाय या कॉफी कुछ भी पीने का मन कर रहा है, चाय दो या कॉफी दो, बात बराबर है, कुछ भी देने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। क्या रियलिटी में सब्स्टिट्यूट है? सोचकर बताओ, जिसको चाय पीना है क्या उसको कॉफी दे दोगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। जिसको कॉफी चाहिए उसको चाय दे दोगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। लेकिन एक बार के लिए वो काम चला लेगा, है ना, एक बार के लिए वो काम चला सकता है। रियल लाइफ में सब्स्टिट्यूट गुड्स होता ही नहीं है। रियल लाइफ में 100% सब्स्टिट्यूट गुड्स होता ही नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग इसमें इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसा पढ़ते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट होता है ना, एक का प्राइस की वजह से दूसरे के डिमांड में इंपैक्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम पर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो, चलो ये भी करके देख लेते हैं, तुम जो बोल रहे हो। टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, दोनों का प्राइस इंक्रीज हो गया। पहले दोनों का 10 रुपए था, ये 1000 यूनिट बिकता था, ये 500 यूनिट बिकता था। अब इसका भी 15 हो गया, इसका भी 15 हो गया। बताओ, कंज्यूमर अपने टेस्ट को शिफ्ट करेगा इधर उधर? कॉफी में जाएगा तो क्या फायदा होगा उसको? कुछ फायदा होगा नहीं। तो चाय पी रहा था वो चाय पिएगा, जो कॉफी पी रहा था वो कॉफी पिएगा। इसका मतलब इसका कोई इंपैक्ट किधर भी नहीं होगा। बात समझ में आया? किसी और देखो, किसी और के पास जाके पी सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, लेकिन ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल प्राइस किसी कॉमोडिटी का 10 रुपए था, घर में बना के पी लेगा और सस्ता पड़ेगा, है ना। लेकिन हम ओवरऑल समझने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, घर पे महंगा पड़ जाएगा। अच्छा, ये लोग बिना गैस के बनाते हैं क्या? अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सुनो सुनो, रिलेटेड गुड्स में सेकंड टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट तो समझ में आ गया, एक के बदले में दूसरे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है वो दोनों एक साथ चाहिए, वैसा कॉमोडिटी होता है। जैसे टी एंड बिस्किट, ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये दोनों एक साथ चाहिए। चाय चाहिए तो साथ में बिस्किट भी चाहिए, बिस्किट है तो साथ में चाय भी चाहिए। टी एंड शुगर, बिना चीनी के चाय नहीं है, बिना चाय के चीनी नहीं है। तो टी एंड शुगर ये क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कोई एग्जांपल और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का? ब्रेड एंड बटर, वेरी गुड। पेन एंड इंक, वेरी गुड। प्रिंटर पेपर, प्रिंटर इंक, प्रिंटर के बिना इंक अधूरा, इंक के बिना प्रिंटर अधूरा है। कंप्यूटर इंटरनेट, पेन पेपर, वेरी गुड। तो ऐसे हजारों गुड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सुन लो आप, बातचीत आपस में बंद। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है?
जब कोई दो कॉमोडिटी हमें एक साथ चाहिए, टी चाहिए तो साथ में बिस्किट भी चाहिए, बिस्किट है तो साथ में टी भी चाहिए। टी एंड शुगर, ठीक है, टी एंड शुगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। पेन एंड पेपर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। प्रिंटर एंड इंक, प्रिंटर एंड पेपर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। गाड़ी पेट्रोल, वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। फोन एंड सिम कार्ड, सिम कार्ड एंड रिचार्ज, स्कूल विद टीचर, स्कूल विद स्टूडेंट, बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ देखो, अब इसमें समझते हैं क्या इंपैक्ट आता है, ध्यान से देखना। टी एंड शुगर के एग्जांपल ले लेते, ठीक है। और कोई एग्जांपल चाहो तो वो भी ले सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं टी एंड शुगर का। अब मुझे बताओ, अगर टी का डिमांड इंक्रीज होगा किसी भी रीजन से, टी का डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो शुगर का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग चाय पियेंगे तो शुगर का कंजम्पशन होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर टी का डिमांड इंक्रीज होता है तो शुगर का डिमांड इंक्रीज होगा। अब आते हैं यहां पर, मान लो टी का प्राइस 10 रुपए था, ये इंक्रीज होकर 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। एरोमा 10 से 20 हो गया। पहले चाय 10 रुपए का था, 1000 यूनिट बिकता था, 1000 यूनिट बिकता था। अगर प्राइस 20 हो गया तो बताओ कितना यूनिट बिकेगा, 1000 ही बिकेगा। हजार ही बिकेगा। कॉमन, मतलब सोचो एक बार, कोई भी कॉमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या उतना ही बिकता है वो कॉमोडिटी? इतना एजम्पशन नहीं लेना है, सबका मजबूरी है, चाय नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, डॉक्टर बोला है चाय पीने के लिए, इतना एजम्पशन नहीं लेना है। सिंपली बताओ, अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो नॉर्मली डिमांड क्या होता है, कम होता है। तो चाय का डिमांड को थोड़ा कम कर लेते हैं, मान लो 800 हो गया, बहुत ज्यादा मजबूरी था, 200 लोगों का मजबूरी नहीं था, वो लोग नहीं पिए, 800 लोग फिर भी पी रहे हैं, ठीक है। प्राइस डबल होने से डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। शुगर का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके वजह से टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी का क्वांटिटी कम हुआ, इस वजह से शुगर का क्वांटिटी क्या हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर शुगर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बात समझ में आया कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल के थ्रू जाओगे तो समझ में आएगा। अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है तो टी का डिमांड कम हो जाएगा। तुम सोचो, प्रिंटर एंड इंक सोचो, ठीक है, टी शुगर छोड़ दो, प्रिंटर एंड इंक। प्रिंटर का प्राइस, प्रिंटर नॉर्मली 10,000 में मिलता है, हर घर में प्रिंटर है, ठीक है, हर कोई अपने ऑफिस में घर में प्रिंटर लगा रखा है। प्रिंटर का प्राइस 10,000 से 1 लाख रुपए हो गया, प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या हर कोई प्रिंटर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो इंक का डिमांड क्या होगा, या पेपर का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो इंपैक्ट किस में आया, सबसे पहले प्रिंटर का डिमांड कम हुआ, और प्रिंटर के डिमांड कम होते ही उधर इंक का डिमांड या पेपर का डिमांड कम हो गया। वैसे ही पेट्रोल एंड गाड़ी का सोच लो, गाड़ी का प्राइस 1 लाख रुपए आज स्कूटी मिलता है, 1 लाख से 10 लाख हो गया, तो मेजोरिटी ऑफ द लोग स्कूटी खरीद ही नहीं रहे हैं। जब वो स्कूटी नहीं खरीद रहे हैं तो या तो वो पैदल आ रहे हैं या तो वो साइकिल से आ रहे हैं, तो कार। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम ऐसा बिजनेस करोगे ना, मतलब छोड़ो। अब देखो देखो, गाड़ी मान लो टू व्हीलर लेते हैं, टू व्हीलर तुम खरीदते 1 लाख रुपए में, तो पेट्रोल भरवाते तो पेट्रोल का डिमांड होता। अगर तुम टू व्हीलर नहीं खरीद रहे हो तो पेट्रोल भी नहीं खरीद रहे हो, तो पेट्रोल का डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपली समझना है कि अगर मेन प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उसके साथ जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी नहीं बिकेगा, है ना। टी नहीं बिकेगा तो बिस्किट नहीं बिकेगा, टी नहीं बिकेगा तो शुगर नहीं बिकेगा, प्रिंटर नहीं बिकेगा तो इंक नहीं बिकेगा, गाड़ी नहीं बिकेगा तो पेट्रोल भी नहीं बिकेगा। बात समझ में आया? तो ये दोनों गुड्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो कॉमोडिटी हमें एक साथ चाहिए, और सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जब हमें
एक के बदले में दूसरा चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में टी एंड शुगर का एग्जांपल लिए, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो टी का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। जैसे ही टी का क्वांटिटी कम होगा तो शुगर का क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अगर हम प्राइस ऑफ टी और क्वांटिटी ऑफ शुगर को कंपेयर करें, तो जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ शुगर क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। अगर वैसे ही प्राइस ऑफ टी कम हो जाए तो लोग ज्यादा चाय पिएंगे, जो एक पीता है वो दो पिएगा, जो लोग नहीं पीते हैं वो भी पीना शुरू कर देंगे। तो 1000 यूनिट की जगह 1500 यूनिट बिकेगा। जब 1500 यूनिट बिकेगा तो शुगर का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। जब शुगर का कंजम्पशन होगा तो डिमांड फॉर शुगर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों में कौन सा रिलेशन निकल कर आ रहा है, इनवर्स रिलेशन निकल कर आ रहा है। एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, एक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आओ लिखते हैं इधर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, एग्जांपल टी एंड शुगर, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर शुगर क्या होगा, डिक्रीज। और दूसरा, अगर प्राइस ऑफ टी अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर शुगर क्या होगा, ठीक है। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े, एक तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी में 2 वैरायटी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट, ठीक है। तीसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तुम्हारा इनकम अगर बढ़ जाएगा, पहले तुम 10,000 कमाते थे, अभी 50,000 कमा रहे हो, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या होगा, पहले तुम 10,000 कमाते थे तो महीने में एक बार होटल जाते थे खाना खाने के लिए, अब 50,000 कमा रहे हो तो महीने में कितनी बार जाओगे, 10 बार, 5 बार, जितनी बार, पहले से ज्यादा जाओगे, है ना। तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। जब एक पर्सन का इनकम इंक्रीज होता है तो उसका गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, इसमें 2 प्रकार का गुड्स है, एक होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होता है, जो खराब क्वालिटी का है, बेसिकली एक्सपायरी नहीं, जो खराब क्वालिटी का है। एक्सपायरी को खराब क्वालिटी नहीं बोलते, जो खराब क्वालिटी। अब देखो, दो एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा इनकम है 1000, ध्यान से देखना, इनकम है कितना, 1000, मंथली इनकम 1000, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कॉमोडिटीज खरीदने हैं घर के लिए, 2 प्रकार का राइस अवेलेबल है। मान लेते हैं सिर्फ राइस खरीदते हो, ठीक है, राइस 1 एंड राइस 2। राइस 1 का प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, राइस 2 का प्राइस है 2 रुपीज पर केजी, ठीक है। क्लियर है, बहुत डिफरेंस है, इंफीरियर क्वालिटी है, मतलब ये बेसिकली वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्री में, है ना, वो चावल है, और ऊपर वाला जो है वो कमर्शियल चावल है जो मार्केट में बिकता है, ठीक है। अब तुम्हें खरीदना है, मान लो 30 केजी खरीदना है, 30 केजी खरीदना है, क्या खरीदोगे, 30 केजी खरीदना है। तुम चाहो तो मिक्स खरीद सकते हो दोनों का, तुम चाहो तो मिक्स खरीद सकते हो, ठीक है। आधा दिन अच्छा खा लेंगे, आधा दिन बुरा खा लेंगे, मिलाकर चल जाएगा। सुबह अच्छा खा लेंगे, शाम को खराब खा लेंगे, या बच्चों को अच्छा खिला देंगे, हम खराब खा लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बताओ क्या खरीदोगे। इनकम 1000 रुपए, सुन लो, इनकम 1000 रुपए है, तुम्हें सेविंग्स करना नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास कोई और कॉमोडिटी है नहीं खरीदने के लिए, तुम्हें 2 कॉमोडिटी है टोटल, राइस 1 राइस 2, क्या खरीदोगे, तुम क्या खरीदना चाहते हो। अगर तुम्हारा इनकम बहुत ज्यादा होता तो तुम क्या खरीदते, हमेशा राइस 1। तुम राइस 2 मजबूरी में खरीद रहे हो, है ना, राइस 2 तुम खरीदना नहीं चाहते हो, जस्ट बिकॉज इनकम कम है, पैसा नहीं है, इस वजह से हम कॉमोडिटी नंबर 2 खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या खरीदेंगे, ज्यादा, राइस 1 का क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी एग्जांपल में दोनों चीज समझ में आ जाएगा। अगर मुझे 30 केजी खरीदना है मान लो, तो मैं क्या कर रहा था, ये वाला खरीद ले रहा था 15-16 केजी, और बैलेंस पैसा का ये खरीद ले रहा था।
तो मिक्स करके लेकर जा रहा था। अगर मेरा इनकम 1000 रुपए से 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, इनकम बढ़ गया, अब मुझे 30 kg खरीदना है, अब मैं कौन सा खरीदूंगा? क्या मैं राइस 2 खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि हमारा इनकम ज्यादा है और हम इंफीरियर गुड्स को खरीदना नहीं चाहते। तो जब हमारा इनकम इंक्रीज हुआ, जब हमारा इनकम इंक्रीज हुआ तो राइस 1 का डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया, और राइस 2 का डिमांड डिक्रीज हो गया। तो जब भी एक पर्सन का इनकम इंक्रीज होता है तो कॉमोडिटी, जो नॉर्मल कॉमोडिटी है, उसका डिमांड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो इंफीरियर कॉमोडिटी है, जो खराब क्वालिटी का कॉमोडिटी है, उसका डिमांड क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो वही है हमारा पॉइंट नंबर 3, income of the consumer. Demand for a commodity is also affected by income of the consumer. The effect of change in income and demand depends on the nature of the commodity. नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा? अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, और अगर इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। अगर 1000 रुपए से इनकम 500 में आ गया तो जितना थोड़ा मोड़ा तुम 50 वाला राइस खरीदते थे वो भी बंद करके अब क्या खरीदोगे? 2 रुपए वाला। इंफीरियर का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा और सुपीरियर का क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकम कम हुआ तो। अच्छा, इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है? डिमांड कम हो जाता है, और अगर इनकम डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या क्या पढ़े आज के क्लास में बताओ फटाफट से। सबसे पहला, डिमांड क्या होता है? डिमांड को कहलाने के लिए 4 एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या क्या? विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। डिमांड 2 प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम एक पर्सन के डिमांड को लेते हैं, और मार्केट डिमांड में हम सभी के डिमांड को टोटल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस और डिमांड कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़े प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी के अंदर 2 आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जांपल लिए टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी में क्या रिलेशन है? अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, अगर टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लिए हम टी एंड शुगर। टी का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो शुगर का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और टी का अगर प्राइस कम होगा तो शुगर का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में पढ़े हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम इंक्रीज होता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और इनकम इंक्रीज होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेम ऑपोजिट होने से, इनकम कम होने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम हो जाता है और इंफीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वंशिका।